Hello and good morning to all of you, and welcome to our 9th class online session. कैसे हैं आप? I hope you all are happy and fit. Let's start our chapter Working Institutions. आज टॉपिक है हमारा The Decision Makers. Who decide to issue this memorandum? Memorandum कौन डिसाइड करता है कि इशू करना है? Clearly such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. ये साफ दिखता है कि जो पर्सन साइन कर रहा है वो उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है. The officer was merely implementing the instructions given by the Ministers of Personal Public Grievance Pension, of which the department was a part. तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को ओनली, और मिनिस्टर जो पर्सनल हैं पब्लिक ग्रेवियंस के हैं, पेंशन डिपार्टमेंट के हैं, तो डिपार्टमेंटल पार्ट है ये. वी कैन गैस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री. तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो डिसीजन मेकिंग है इसके अंदर दूसरी कंट्री के दूसरे मेजर फंक्शनरीज भी ज्वाइंट होंगे. You have already read in previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you cover then. President is the head of the state and is the highest formal authority in the country. President state का head होता है और सबसे highest authority होता है. Prime Minister is the head of the government and actually exercise all governmental powers. Prime Minister head of the government है और ये सारी governmental powers को use करता है. He takes most of the decision in the cabinet meeting. वो अपने important decision कहाँ लेता है? Cabinet meetings में. Parliament consists of the president and two houses. लोकसभा राज्यसभा. Parliament के अंदर दो houses होती हैं president के साथ साथ में, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर. प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ पीपल्स का सपोर्ट होना चाहिए. सो वेयर ऑल दीज पीपल्स इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, लेट अस फाइंड आउट. तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सभी जो डिसीजन मेकिंग में सारे ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर शामिल होते हैं. एक्टिविटी है आपके लिए बेटा. Which point other than the ones mentioned above do you recall about these institutions working from the previous class? Discuss in class. Can you think of a major decision made by your state government? How were the governor, the council of ministers, the state assembly and the court involved in the decision? Is every office memorandum a major political decision? If not, what made it this one different? तो जितने मेमोरेंडम निकालते हैं सारे क्या पॉलिटिकल डिसीजन के लिए होते हैं? नहीं होते तो क्यों नहीं होते दिखा बताइए. तो ये ढूंढना है. दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कुलिमिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. तो ये मेमोरेंडम के पीछे बहुत बड़ी चेन होती है, बहुत सारे वर्क करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को 1979 में. इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, हेंस इट वाज पॉपुलर कॉल्ड द मंडल कमीशन. ये इसको हेड किया गया बीपी मंडल के द्वारा और इसी के नाम से मानना ये कमीशन सेटअप हुआ, मंडल कमीशन. इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया एंड रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट. तो ये डिसाइड किया गया या डिटरमिनेट किया गया कि क्राइटेरिया सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया जाएगा जिसमें स्टेप्स लिए जाएंगे उनके एडवांसमेंट के लिए. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशंस. कमीशन ने 1980 में इसके रिपोर्ट को भेजा था और उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन किए उन्होंने. वन ऑफ दिस वाज दैट 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड
एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उनमें से एक चीज़ था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो रिजर्व कर दिए जाए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। इस रिपोर्ट को और उसके रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन। देन केम द लोकसभा इलेक्शंस इन 1989। बहुत सारी पार्टीज ने डिस्कस किया था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन 1989 में ये जब इलेक्शन मैनिफेस्टो हुआ तो जनता दल ने इसको अपने एजेंडा में इसको शामिल किया। जनता दल ने कहा कि जब अगर वो जीत जाएंगे तो इसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आगे सबमिट करेंगे और इसको फॉलो करवाएंगे। जनता दल did form the government after this election. Its leader VP Singh became the prime minister. Several development took places after that. तो जनता दल जीती और उनके जो लीडर थे वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए। नाउ आई कैन सी दैट इज व्हाई दे टॉक ऑफ मंडलाइजेशंस ऑफ पॉलिटिक्स, डोंट दे। देखिए बच्चा उल्टा होके देख रहा है कि मंडलाइजेशन किसे कहते हैं। The President of India, in his address to the Parliament, announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission. प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में डिस्कस किया और बोला कि वो मंडल कमीशंस के रिकमेंडेशन को लागू करना चाहते हैं। On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. 6 अगस्त 1990 में यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया जिसमें वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे इस रिकमेंडेशंस को। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगले दिन वीपी सिंह जी ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को इसके बारे में और स्टेटमेंट दिया दोनों ही हाउसेस से। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट was sent to the Department of Personnel and Training। तो डिसीजन जो लिया जाता है वो कैबिनेट में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग्स के दिया जाता है। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन line with the cabinet decision and took the minister approval। तो सीनियर जो ऑफिसर होते हैं वो डिपार्टमेंट के वो ड्राफ्ट बनाते हैं कैबिनेट डिसीजन को और मिनिस्टर को अप्रूवल कराते हैं। एन ऑफिशियल साइन द ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ऑफिसर जो होते हैं वो बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू इस पे साइन करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू से। दिस वाज हाउ OM नंबर 36012 3190 was born on August 13, 1990। For the next few months, this was the most hotly debate issued in the country। पिछले कुछ महीनों से इस पे ऊपर बहुत बड़ी डिस्कस हो रही है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। Full of different views and opinion on this issue। It led to widespread protest and counter-protest, some of which were violent। People react strongly because this decision affected thousands of jobs opportunity। इनके ऊपर सबके अलग अलग विचार थे और प्रोटेस्ट करने वाले लोग वायलेंट भी हो गए कई बार। क्योंकि ये जो डिसीजन था ये उनकी जॉब के ऊपर खतरा बन सकता था। Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India। कुछ का मानना था कि यहाँ पर इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, इसलिए ये जो है डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment। ये समझ रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए और कम्युनिटीज़ आपस में बहुत
कंपटीशन हो जाएगा। Who so far had not adequately been represented in government employment, कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अदर फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटीज। दूसरे ये सोचते थे कि ये अनफेयर होगा कि किसी को अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया जाए, स्पेशली बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, और वो जॉब को छोड़ेंगे क्योंकि वो फिर भी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। दे फेल्ट दैट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो ये समझ रहे थे कि इसके थ्रू क्या होगा, जो उस कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं ले पा रहा है। Other felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to the backward communities. कुछ दूसरों का मानना था कि ये उनके खिलाफ होगा जो कि इस बैकवर्ड कम्युनिटीज के पार्ट नहीं है। They would be denied jobs even though they could be more qualified. और उन्हें जॉब्स में से कई बार उन्हें क्वालिफाइड होने पर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पर्सन 90% लाकर या 99% लाकर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक पर्सन सिर्फ 36% या 33% लाकर के उसका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे डॉक्टर की जॉब में देख लीजिए कि 99% वाला भी डॉक्टर नहीं बन पाया और जिसने सिर्फ 36% लेके आया वो डॉक्टर बन गया। Some felt that this would persuaded they would be denied job even though they could be more qualified. Some felt that this would perpetuate caste feeling among people and hamper national unity. कुछ का मानना था कि इससे क्या होगा, लोगों के मन में कास्ट के लिए एक नेगेटिव भावना होगी। जैसे मान लीजिए अभी शेड्यूल कास्ट के लोग जो होते हैं वो जल्दी नौकरी लग जाते हैं और कॉमन कास्ट जो जनरल है वो नौकरी नहीं लग पाते, तो उनके माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग आ सकती है और जो यूनिटी की नेशनल यूनिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। इन दिस चैप्टर वी वांट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट। इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि डिसीजन अच्छा है या बुरा है। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। हम सिर्फ यही समझ रहे हैं कि किस तरह से ये जो डिसीजन लिया जाता है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। To resolve this dispute, you know that the Supreme Court and the High Court in India settle dispute arising out of governmental decision. तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। Some persons associations opposed to this order filed a number of cases in the court. कुछ पर्सन्स और कुछ एसोसिएशन ने इसको खिलाफ बहुत सारे कोर्ट में केसेस डाले हैं। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने अपील करी कि इसको इनवैलिड बनाया जाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे केसेस का बंच बना लिया। दिस केसेस वाज नोन एज द इंदिरा सवने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस। तो ये नाम था उनका। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड आर्गुमेंट ऑफ बोथ साइड। 11 जजों ने दोनों तरफ से केसेस के बारे में पढ़ा। बाय ए मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट जज इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, और इसको वैलिड बना दिया कोर्ट ने। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट। उसी समय गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि इसे मॉडिफाई किया जाए। What is legislature assembly? An assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people. In India, such a national assembly of elected representative of the state level is called legislature or legislative assembly. तो ये असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो एक्सरसाइज करते हैं, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी है लोगों की। ये नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं स्टेट लेवल पे, उनको लेजिस्लेचर कहते हैं। Name any 3 institutions responsible to run the democratic government in India: the Prime Minister and Cabinet, the Civil Servant, Supreme Court. Name the institution that take all the important policy decisions: Prime Minister and Cabinet Minister.
Name the institution where disputes between citizen and the government are finally settled. Supreme Court. Answer is Supreme Court. Which house of the India Parliament is known as the Council of State and the House of People? The Rajya Sabha is known as the Council of States, whereas the Lok Sabha is known as the House of People. So students, I am going to wind up this video. I hope you all like this video and understand the topic. So God bless you and bye. I want a renaissance to shine a light, be the change we want, set things right. We've been waiting in the dark for so long.